Good morning, everyone. Dr. Medic welcomes you to the live session. आज इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका बच्चा वीडियो गेम्स खेलता है, क्या वे बहुत एक्सेस में मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, सोशल स्किल्स पे और उनकी नींद पर। डॉक्टर मेडिक आप जो ऐप है वो आपको मदद करता है घर बैठे आपको अपॉइंटमेंट बुक करने में, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कंसल्ट करने में। और अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पे इस पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सतविंदर सिंह जी हैं, जो कि एक जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्ले थेरेपिस्ट हैं और डॉक्टर साइकोलॉजी या कह सकते हैं बाल मनोविज्ञानिक की प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं, जो बच्चों की मानसिकता को लेकर आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे। सो वेलकम टू द टॉक शो डॉक्टर, हाउ आर यू? Thank you, Kanika ji. I'm doing very well. How are you? आई एम वेरी गुड सर। Thanks for तो सर inviting हम me शुरू in करते this हैं। program on this platform of Talk to Medic. थैंक यू, वेलकम सर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पैंडेमिक के शुरू होने से लेकर अब तक एक लंबा समय रहा है, बच्चे जो हैं वो स्कूल से, किताबों से काफ़ी दूर रह चुके हैं तब से। तो इसका क्या असर पड़ेगा उनकी लर्निंग एबिलिटी पर? ये बहुत अच्छा सवाल है कनिका जी, क्योंकि ये अक्सर माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है और एक कंसर्न का जी माँ बाप के डॉक्टर लिए साहब। कॉज रहता है। देखिए, जब एक आम दिन चल रहे होते हैं, खास तौर पे जब पेंडेमिक नहीं था, तो बच्चों के पास घुलने मिलने की अपॉर्चुनिटी थी। स्कूल में जाने वे बच्चे जाया करते थे और अपने यार दोस्तों से मिलते थे और एक सोशलाइजेशन का मौका उनके पास था। लेकिन जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो सब लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा और काफी लंबा समय इसमें चला गया, और जिसके बाद जो बच्चों के अंदर उस दौरान सोशल स्किल्स डेवलप होने का एक समय था या हो सकते थे बच्चों के अंदर, तो देखिए उस पर तो निसंदेह है इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरा, हम केवल पुस्तकों से ही नहीं सीखते। जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हम टीचर से बातचीत करते हैं, तो और इन पर्सन हम वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम उनसे इम्बाइब करते हैं, उनके बिहेवियर से इम्बाइब करते हैं। हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो उस समय हम अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, किस तरह से रूठना बनाना होता है, ये सब चीजें हमें वहां से मिलती हैं। तो ये भी एक प्रकार से बच्चों की जो लर्निंग की कैपेसिटी है उसको एनहांस करती हैं, ये सब चीजें। जो उसका बच्चे का स्कूल का परिवेश है, जो बच्चे का स्कूल का एनवायरनमेंट है। पर जब बच्चा केवल एक चार दीवारी के अंदर बंद है, या कुछ ही लोग हैं घर पे जिनसे इंटरेक्शन हो रही है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है उनके सीखने की क्षमता पर। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, कुछ वॉक करेंगे, कुछ उसमें रिसर्च पीरियड होता है, बच्चा बैठना सीखता है, स्कूल में बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं जो मतलब उसकी लर्निंग एबिलिटी को एनहांस करती हैं। लेकिन जब घर पे है, जी ऑन स्क्रीन है बच्चा, काफी लंबे समय तक केवल मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी स्टडीज में भी पाया गया है कि जब हम एक लंबा समय या ज्यादा समय स्क्रीन पर गुजारते हैं तो उससे इन अटेंटिवनेस पैदा हो जाती है। तो जब तक हम कोई चीज ध्यान से नहीं देखेंगे, तो वो सीधा असर उसका हमारी लर्निंग एबिलिटी पर तो पड़ता ही है। तो इस तरह से अगर जब क्वारंटाइन का टाइम चलता है या लॉकडाउन का टाइम चलता है, तो इसका प्रभाव नकारात्मक ही बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज पर पड़ता है। जी कनिका जी। जी। तो कोविड के चलते जैसे डॉक्टर साहब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल जी। उनकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो वो हम्म। घर पर रहकर मोबाइल फोन्स और वीडियो गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, ज़्यादा जी। वक्त स्पेंड करने लग पड़े हैं। जी। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उन पर? देखिए, जब हम मोबाइल ज्यादा देखने लग जाते हैं, अभी मैंने बताया जैसे कि अगर मोबाइल का एक्सपोजर बच्चों के लिए एक लिमिट से ज्यादा हो, इसके पे डब्ल्यूएचओ की भी जी गाइडलाइंस हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ ये बात कहता है कि अगर 2 साल का बच्चा है आपका, तो उसके लिए तो बिल्कुल ही
मतलब मना ही है कि स्क्रीन टाइम ना ही हो। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए 1 आवर है। तो जी आप यहाँ से अंदाजा लगा सकती हैं। लेकिन जब लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे पूरा के पूरा दिन स्क्रीन पर हैं, और स्क्रीन पर होने की वजह से, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि उनके अंदर इन अटेंटिवनेस खास तौर पे आ जाती है, और जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वो एक जगह पर बैठे रहते हैं और लगातार उसको देखते रहते हैं। और दूसरा, जब हम पूरी तरह से मोबाइल की स्क्रीन के साथ मशरूफ होते हैं, उसके उसको लगातार देख रहे हैं, तो हमारा जो दूसरों के साथ एक बातचीत होती है हमारी, वो भी कम हो जाती है। यानी कि सोशलाइजेशन की जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये सब चीजें, सोशलाइजेशन हो, और इवन यहाँ तक भी है कि इससे जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो हमारा जो आईज में ब्लिंकिंग रेट होता है वो भी कम हो जाता है, आईज में ड्राइनेस, इस तरह की चीजें, इरिटेबिलिटी, और इन अटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी इवन मैं कहूंगा, क्योंकि आप पूरा दिन बैठे हुए हैं। अगर आप लगातार एक समय एक जगह पर बैठे रहते हैं तो आपका शरीर एक डिमांड करता है, नेचुरल डिमांड होती है एक्टिविटी की शरीर की, क्योंकि हर बॉडी भी एक डिमांड करती है कि उसको एक मौका मिले बाहर घूमने का या बाहर जाने का। लेकिन अगर आप एक जगह पर लगातार बैठे रहेंगे तो फिर उससे हाइपर एक्टिविटी भी होने के चांसेस होते हैं, इनअटेंटिवनेस भी होती है, और बच्चों में सोशलाइजेशन की दिक्कत आ जाती है। ये सब चीजें, एकेडमिक डिक्लाइन लगातार होता है क्योंकि अटेंशन लगातार घट रही होती है। तो ये इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो बच्चों में यूजुअली इससे देखी गई हैं। इसका एक जी नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। जी। और मेडिकल टर्म में डॉक्टर साहब एक टर्म आता है ADHD, यानी जी अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी जी डिसऑर्डर। जी। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे ताकि पेरेंट्स को इस कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में है वो आइडेंटिफाई कर सकें। जी जी। देखिए, ये कई बार तो हमें ये लगता है कि बच्चा थोड़ा सा ज्यादा उछल कूद कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो थोड़ा ज्यादा जी उछल कूद कर रहा है, जब तक कि उसकी अकेड इस उछल कूद की वजह से एकेडमिक डिक्लाइन ना हो, या उसकी जो सोशलाइजेशन है उसके अंदर दिक्कत ना आए। जहां जी तक एडीएचडी का सवाल है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, होती है, इसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके 3 कोर फीचर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी बताया था, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंटिवनेस, इम्पल्सिवनेस। तो ये 3 कोर फीचर्स होते हैं। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है ये एक स्टेट होती है, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग ओवर एक्टिव, यानी कि बच्चा लगातार हाथ पैर लगा रहा है। इसके अंदर एक कोर फीचर होता है, यू विल सी द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग विद हाइपर एक्टिविटी, लाइक यू विल सी दैट दे आर ड्रिवन बाय अ मोटर। यू विल सी देम एज दे आर ड्रिवन बाय अ मोटर। उनमें कोई मोटर लगी हुई है जिससे वे कभी बैठ ही नहीं सकते, रेस्टलेस होते हैं हमेशा। और जो उनका खास तौर पे फोकस को लेकर के दिक्कत आती है उनमें, वो उनकी लर्निंग एबिलिटी को भी प्रभावित करती है। होता क्या है कि बच्चा बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो इसमें बहुत कम होता है, वो किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाता। और जैसे पढ़ाई है, चाहे वो खेल ही क्यों ना है, तो जो, और इसमें फिर हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो टिक के भी नहीं बैठ पाता, उसको बार बार डांट पड़ती है, जिससे बच्चों को मन में भी बुरा लगता है और उनमें सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाती है। और ऐसा होता है कि जब ये देखिए, ऐसा इसका कोई खास कारण तो नहीं है, कोई हम डेसिफर कर सके कि इसी कारण से एडीएचडी हुआ है। कई सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, कई जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है कि लगभग इसका हेरिटेबिलिटी रेट जो है वो 56% है। यानी कि अगर पेरेंट्स में से किसी को भी ये दिक्कत रही है, या नियर ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत रही है, तो इसका हेरिटेबिलिटी रेट भी 56% तक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही एडीएचडी होता है, कई अडल्ट एडीएचडी भी होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। और इसमें भी ये होता है कि लगभग 60% जो एडीएचडी के साथ बच्चे होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन सिम्टम्स को, मतलब बड़े होकर भी उनमें सिम्टम्स रहते हैं। जहां तक कारणों का, जैसे एक कारण तो ये हो गया कि जेनेटिक रीजन है, कुछ परिवेश हो गया है, कुछ उनको उतना खेलने का मौका जब नहीं मिलता है, लगातार वो स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये सब चीजें होती हैं एडीएचडी में। और अटेंशन स्पैन कम जी है, बच्चा बात चीजें खो देता है, इरिटेबिलिटी है,
तो ये सब चीजें उसमें, उसका किसी चीज में मन नहीं लगता, कोई वहाँ इसके यूजली देखें। और इम्पल्सिव होता है, क्वेश्चन आपसे तो पूछा ही नहीं वो डॉक्टर पहले साहब उत्तर क्या दे देगा। जैसे मोबाइल फोन्स है, टीवी है, वीडियो जी गेम्स हैं, जी ये बच्चों में, बताइए। जी, तो डॉक्टर साहब जो मोबाइल फोन्स है, टीवी है और वीडियो हम्म। गेम्स बच्चों में कंसंट्रेशन, फिजिडिटी और हाँ इम्पल्सिवनेस को बढ़ा सकता है क्या? क्या इनका एडीएचडी से कोई रिलेशन है? बिल्कुल, निसंदेह इनका एडीएचडी से भी रिलेशन है। और अगर देखिए, मैंने वैसे अपनी ये सारी चीजें पहले बताई ही हैं, पर मैं फिर भी एक बार इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे मान लिया कोई बच्चा लगातार स्क्रीन देख रहा है, तो एक ना, जब स्क्रीन देखने की वजह से क्या होता है कि उसकी आंखों को एक आदत पड़ गई है कि बार बार स्क्रीन चेंज हो। ठीक है, वो फोकस तो करता नहीं है, और फोकस वो धीरे धीरे उसका कम होने लगता है। जी ठीक है, तो जैसे जैसे फोकस कम होगा, तो वो जब मान लिया बुक पढ़ेगा, बुक में कोई पेज है फॉर एग्जाम्पल, तो जब वो शुरू के वर्ड से लेकर लास्ट तक पढ़ता है, तो स्क्रीन तो नहीं बदल रही है, वो उसको आंखें की मूवमेंट जो है, उसकी आंखों की मूवमेंट है, वही बस थोड़ी बहुत करनी है उसको, और एक ही स्टिमुलस पे फोकस कर रहा है। तो ये उसके ब्रेन ने सीखा नहीं है, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो लगातार वो स्क्रीन बदलती रहती है अपने आप ही। ठीक है ना, और उसके ब्रेन ने सीख लिया कि हर टाइम उसको एक नया स्टिमुलस चाहिए। और जबकि बुक का पेज हम खोलते हैं, तो उस पर तो हमें सिर्फ एक जगह ही फोकस करना है। तो ये लर्निंग एबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे मतलब ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उनमें एडिक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, और वो एडीएचडी के रिस्क पर हो जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने बताया आपको कि डब्ल्यूएचओ की कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस एज के लिए क्या क्या मतलब होना चाहिए। इसमें सारा स्क्रीन टाइम है, चाहे वो टीवी का है, लैपटॉप का है, चाहे वो आपके मोबाइल का है। पर अगर हम उससे ज्यादा एक्सपोजर बच्चे को कर रहे हैं, और अब तो एक मजबूरी बन चुकी है, अब इसमें कोई कर भी क्या सकता है, क्योंकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, क्योंकि जब स्कूल बंद जी है तो आपको घर पे बैठ के ही आपको स्क्रीन के थ्रू करना पड़ेगा सब कुछ। एक पढ़ाई का जो पूरा सिस्टम है, देखिए वो तो बदल गया है। ठीक है, तो इन चीजों का देखिए तो उनकी मानसिकता पर, बच्चों में मनोवैज्ञानिक दिक्कतों पर तो निसंदेह प्रभाव पड़ेगा ही। जी, तो डॉक्टर साहब एडीएचडी का ट्रीटमेंट है, जी वो जो एडीएचडी का ट्रीटमेंट है वो क्या घर में पॉसिबल है? देखिए, अगर इसमें डिपेंड करता है। देखिए, एडीएचडी भी तीन टाइप की हो सकती है। पहले तो मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। एक तो हो सकता है कि जी प्रीडोमिनेंटली बच्चे के अंदर केवल अटेंशन डेफिसिट हो। ऐसा ज्यादातर लड़कियों में होता है। लड़कों के अंदर अगर ये एडीएचडी की दिक्कत जो है ये रहती है, तो वो ज्यादातर हाइपर एक्टिव होते हैं। एक होता है हमारे पास कंबाइंड टाइप, ठीक है, जिसमें हाइपर एक्टिविटी भी होगी, जी इन अटेंशन भी होगी। ज्यादातर ये होता है, अटेंशन भी, अटेंशन डेफिसिट्स होते हैं, और थोड़ा बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, और वो ये होता है। ठीक है, और एक होता है कि सिर्फ अटेंशन डेफिसिट्स हैं, और एक आपके अंदर मतलब हाइपर एक्टिव है बच्चा। तो ये इस तरह की प्रेजेंटेशन बच्चों की होती है। और जहां तक आपका, एक मिनट रिपीट करना, आपका क्या क्वेश्चन था एक्चुअली, मैं भी अपनी बातचीत के फ्लो में सर मैं डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रही थी कि जो एडीएचडी है उसका हम्म। सॉल्यूशन, क्या ट्रीटमेंट सोल्यूशन, अब घर ओके पर ओके। पॉसिबल है? देखिए, सॉल्यूशन की जहां तक बात है, अगर तो ये तीन टाइप का एडीएचडी है जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें सीवियरिटी का फर्क होता है। अगर तो देखिए सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हैं, तो तब तो आप घर पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सिम्टम्स काफी, मतलब एडीएचडी भी डायग्नोसिस नहीं है आपका, और बच्चा थोड़ा बहुत फिजिटी है, थोड़ा बहुत उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम है, थोड़ी बहुत इनअटेंटिवनेस है, तो कुछ देखिए होम रेमेडीज हो सकती हैं। उसमें कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे अटेंशन एनहांसमेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, या हाइपर एक्टिव को कंट्रोल करने के लिए आप बच्चे के डेली रूटीन में कुछ तब्दीली कर सकते हैं, या उसका स्क्रीन एक्सपोजर है वो कम कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें जो है आप घर पे कर सकते हैं। पर लेकिन अगर सिम्टम्स की सीवियरिटी, यानी कि हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है, इनअटेंटिवनेस ज्यादा है, तो फिर वो उसके लिए तो देखिए प्रोफेशनल हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, तो घर पे मैनेज नहीं किया जा सकता। और अगर जरूरत पड़ती है तो जी फिर इसके लिए कुछ फार्माकोथेरेपी या मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप जी देख सकते हैं इसको। वो डिपेंड करता है कि अगर मान लिया बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम है, ठीक। तो पेरेंट्स को तो क्या चाहिए कि वो इस बात को देखें कि हाइपर एक्टिविटी इतनी तो नहीं है कि बच्चा बिल्कुल ही बैठ नहीं पा रहा, पढ़ाई
बिल्कुल ही उसकी खराब हो रही है, उसकी सोशलाइजेशन बिल्कुल ही बिगड़ गई है, वो बच्चा बिल्कुल भी खेल में भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उसको हर टाइम डांटने जी की जरूरत पड़ रही है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं, तब तो मैं कहूंगा कि आप जरूर एक प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर कोई बहुत दिक्कत है तो वो तो फिर आप उसके लिए देखें, जैसे कंप्यूटर है आप उस पर भी सर्च करेंगे, गूगल पे डालेंगे, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वहां से भी निकल आएंगी, वो उतना तो ठीक है। पर अगर एक लिमिट से ज्यादा है फिर तो मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉपर थोरो असेसमेंट बच्चे की करवानी चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के थ्रू, और फिर उस पे चाहिए, डॉक्टर जैसे साहब, वहां से जो गाइडलाइंस मिले। हाइपर एक्टिविटी, जो हाई जी जी। जी, तो जो हाइपर एक्टिविटी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों में? देखिए इसमें तो ऐसा है कि जब हम लगातार बैठे रहते हैं, अभी मैं बताया था कि बिल्टअप एनर्जी हो जाती है, जिसको डिप्लीट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कि मान जी लिया बच्चा सुबह से शाम तक बैठा है, तो उसको एक तो फिजिकल एक्टिविटी का अवसर दें अपने बच्चे को, ठीक है। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक आपको लगता है हाइपर एक्टिव जी एक्टिव है, तो उसकी बॉडी की डिमांड है, ठीक है, कि उसको इतनी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी का अवसर दें। दूसरा क्या होता है कि उनकी एनर्जी को भी चैनलाइज करें आप। हर चीज का फायदा तो उठाया जा सकता है, अब कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटी है तो उसको किसी गेम में डाल सकते हैं हम, ठीक है ना। मान लिया उसको, जैसे एथलेटिक्स में अभी भारत ने ओलंपिक जीते हैं, और ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। तो इस तरह की गेम्स जिसमें पूरे की पूरी आपकी एनर्जी लगती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने विश्व स्तरीय प्रदर्शन किया और उनको एडीएसडी रहा है, ठीक है। और तो आउटडोर गेम्स पे पर ध्यान दे सकते हैं, बच्चों की डेली रूटीन को आप एक तरह से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि सुबह उठेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। और उस डेली रूटीन को आप इस तरह से रखें कि उनके पास हर कुछ इंटरवल के बाद फिजिकल एक्टिविटी करने का अवसर रहे। दूसरा क्या होता है कि ये तो हाइपर एक्टिविटी की बात है, इन अटेंशन जी भी होती है, ठीक है ना। इसके साथ ही तो अटेंशन एनहांसिंग टास्क होते हैं कुछ, वो आप यूज कर सकते हैं बच्चों के अंदर। जैसे आप उसको हम मैं तो यूजली ये सिखाता हूँ कि एक कटोरी लीजिए, उसके अंदर 3-4 तरह की दालें मिला लीजिए आप, ठीक है। और एक ट्वीजर लीजिए और बच्चे को कहें कि उन दालों को आपने जी सॉर्ट आउट करना है 20 मिनट के लिए। ये हो गया। मेजेस होती हैं जो जिनमें जैसे अखबारों में आती हैं मेजेस, यूजुअली बच्चों जो रंगीन पेज आते हैं, या सैटरडे एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं, संडे एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं, वो किसी भी न्यूज़पेपर के ले लें जी आप, हिंदी इंग्लिश उड़िया मराठी, तो सब में आते हैं वो, ठीक है। इस तरह की पत्र पत्रिकाएं आती हैं, उसमें मेजेस होती हैं, वो सॉल्व करें बच्चे। या पॉइंट टू पॉइंट मिला करके जहां पर एक चित्र बन जाता है, उस तरह के एक्सरसाइजेस हैं। या बीड्स मेकिंग है, का एक धागा लिया आपने, उसमें बीड्स डाल के दे दिए बच्चे को कई कलर्स के, तो उसको कहना है कि इसमें 12-12 के ब्लॉक्स बना दो बीड्स के, एक कलर के। इस तरह की एक्सरसाइजेस। या एक पेपर का टुकड़ा आप ले लीजिए, उसमें बच्चे को कोई दो लेटर सिलेक्ट कर ले बच्चा, और से उसको कहें कि इसको स्ट्राइक आउट करना है, उसका टाइम भी नोट करें, और the errors made by him. So you will see gradually the errors will reduce, and he will be able to sit, he will be able to focus. But it is not a matter of just one day. It will take time in force the child to continue such exercises. कई बार क्या होता है कि ना कि मोबाइल कितनी लत है कि इन एक्सरसाइज में फिर बच्चे को मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी चीजें होती जी हैं। अच्छा, अननेसेसरी गेम मोबाइल में से हटा दें, और बच्चों को कभी भी उनका मोबाइल खरीद कर मतलब ना दें 10-12-15 साल तक। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, चाहे ये बात कितनी बुरी लगे, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। क्योंकि वो पेरेंट्स से जब लेते हैं तो उनके पे थोड़ा सा एक, देखिए, एक वॉच तो रहती है। अगर उनके पास अपना मोबाइल है, बच्चा कितनी देर तक देख रहा है, आप थोड़ी हमेशा उसके पीछे बैठे रहेंगे। और जो भी जैसे मोबाइल है उसको ऐसे शेयर्ड एरिया, या कंप्यूटर को ऐसे शेयर्ड एरिया में लगाएं जहां से सब कुछ दिखता रहे आपको भी। तो वो सब चीजें हैं। तो इस तरह से आप करते हैं, जी मोबाइल पर बैठना है, इतने समय के लिए मोबाइल मिलेगा, इतना ही कंप्यूटर मिलेगा, वो लिमिट सेटिंग करनी भी जरूरी है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे फिर तो बच्चे आपसे देखिए झूठ भी बोलेंगे कि वो 2 घंटे बैठे हैं, आपको 1 घंटा बताएंगे, तो क्योंकि सामने दिख ही नहीं आपको रहा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप हाइपर एक्टिविटी के लिए, इन अटेंशन की दिक्कत को कम करने के लिए मैं कह सकता हूँ आप घर पे कर सकते हैं। बच्चों की हेल्दी डाइट रखें, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिले, और ये सब चीजें आप कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो जी कनिका जी। हेलो। इट इज
जी जी कनिष्ठा जी डॉक्टर प्लीज। साहब, व्यूअर्स, जी, फॉर द व्यूअर्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं करा है, वो प्लीज़ अपने नेम और ईमेल आईडी मैसेज कर दें। आपको हम एक स्पेशल गिफ्ट कूपन ऑफ द सेशन। जी डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब एक कॉमन सिनेरियो आता है जो मोस्टली घरों में देखा जाता है। जैसे बच्चे जिद जी करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं या उनका फेवरेट कार्टून लगा देते हैं। ठीक तो है। वो कुछ टाइम तक तो सही रहता है, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाता है, फिर उनसे जब वापस लेने की बारी आती है, तो बच्चे जिद करते हैं, रोने लगते हैं। फिर क्या बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं पेरेंट्स, उनसे ज़बरदस्ती ले हम्म। लेते हैं। वो बच्चा है, वो रोते रहे या जो मर्जी करे, लेकिन वो ले लेते हैं। तो इस ये चीज रिपीटेडली करने से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे उन पर? देखिए पहले तो आते हैं हम कि प्रिवेंशन इज बेटर देन। पहले तो बच्चे को ये लत ही मत लगाएं। देखिए जब बच्चा आपसे समय की डिमांड कर रहा है तो जब हम पेरेंट्स बने तो हमारी जिम्मेवारी तो देखिए कहीं ना कहीं ये तो बनती है, इससे तो हम भाग ही नहीं सकते कि हम उसको समय नहीं देंगे। जी अक्सर मैंने यूं देखा है कि जब बच्चा रोने लगता है तो फटाफट मोबाइल पर में कोई किसी तरह की मैं आजकल ही मैंने ट्रेंड देखा है कि जैसे बच्चा रोने लग गया तो तुरंत उसके अंदर कोई ना कोई वीडियो या कार्टून लगा करके फौरन उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। ठीक है। तो बच्चे के अंदर देखिए फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की एबिलिटी होती है साइकोलॉजिकल, है ना, हम सब के अंदर है, तो वो आएगी ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं होगी। उसको हमेशा ही अपनी डिमांड मनवानी पड़ेगी। देखिए कई बार अगर बच्चे रोएंगे, आपके रोते हैं, ठीक है, तो हमेशा मोबाइल नहीं पकड़ाना चाहिए, ये तो पहली बात है। ठीक है। और ये बिहेवियर भी ग्रेजुअली ठीक होगा। बच्चे को कुछ और भी अपॉर्चुनिटी दें। मान लिया बच्चा रो रहा है, अगर वो बहुत छोटा है आप गोद में उठा सकते हैं, गोद में उठाकर उसको बाहर एक चक्कर लगा के आए सिंपली, इससे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं ना कि उसको गोद में उठा जी करके बाहर ले जाएं थोड़ी देर के लिए। और अगर रो रहा है तो इतने भी ज्यादा सेंसिटिव ना हो कि बस एकदम ही उसको चुप करवाना एकदम, ये थोड़ा वो नेचुरल है। ठीक है, इतना तो सहना पड़ता ही है कि बिल्कुल ही एकदम कि बच्चा शांत रहे ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन से चले, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो मदर नेचर ने एक देखिए मैकेनिज्म बनाया है उसका, वो होगा। ठीक है। क्योंकि बच्चों में शुरुआत में अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलें तो ईगो तो बाद में डेवलप होती है, इड होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन वो चाहता है। ठीक है। और अगर वो नहीं होती है तो बच्चा रोता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, अब मेहमान है वो ना रोए, हम ये चाहते हैं। तो जी उस टाइम तक बच्चे को तो सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में पता है, उसका जो संसार है वो सिर्फ अपने और अपने पेरेंट्स, जहां से उसकी नीड पूरी हो रही है वहां तक होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब उसका संसार फैलता है, फिर वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी काम करना शुरू करता है। तो एक तो ये ना करें प्रिवेंशन, जैसा कि बेटर देन क्योर, की कोशिश ये रखें कि 2-3 साल तक के बच्चों को तो बहुत ज्यादा मोबाइल का एक्सपोजर ना करें। और एक हमेशा मैंने देखा है कि जैसे किसी रिश्तेदार का फोन आ गया उसके कान पे कि देखो ये बात करना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, सारा दिन एक तरह का वो हंगामा, टीवी तो लगा करके आपने बिठा दिया, तो वो तो फिर देखिए बच्चों की हरकतें भी कुछ वैसी हो जाएंगी, क्योंकि जैसा एक्सपोजर होगा वो तो सिंपल सी बात है कि बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं। ये तो साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं बच्चों से हम, तो हम मॉडलिंग से सीखते हैं। ठीक है जी। और अगर जी मान लिया सारा दिन उस तरह का एक्सपोजर रहेगा कार्टून का, तो बच्चों की लैंग्वेज भी तुतली हो जाती है, लैंग्वेज जी डिफिकल्टीज जी आने लग जाती हैं बच्चों को। ठीक है ना। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा ना करें। और शुरुआत में बच्चे को जैसे एक तो उनकी स्लीप हैबिट्स का ध्यान रखें, है ना, स्लीप शेड्यूलिंग। ऐसा नहीं कि कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है और मम्मी ने 2 चांटे लगाए, फिर वो रो लिया और थोड़ी देर के बाद सो गया, फिर वो रात को सोएगा नहीं, फिर वो रोएगा रात को। तो इस जी तरह की चीजों से बचें। एक तो बच्चों के साथ अब्यूज गलत है, वो ना करें। ठीक है। और उनके स्लीप हैबिट्स का हमेशा आ ध्यान रहा रखें। है। और मोबाइल पर एक्सपोजर ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा भी सही नहीं है, वो भी आप उसका भी ध्यान रखें। और अगर जी बच्चा शुरुआत में रोता है, ठीक है, जैसे मान लिया आपने मोबाइल उसको देना आज से बंद कर दिया, ठीक है, अब ये तक आप देते रहे हो, आज वो जिद करेगा। पहली जी बात तो 1-2 दिन तक तो चलने देंगे, उसकी जिद भाई सहनी पड़ेगी, एकदम से तो कोई ऐसी दवाई नहीं है कि दी और ठीक हो गया। जब तक उसके मन में ये बात बैठेगी कि भाई मुझे अब मोबाइल नहीं मिलेगा चाहे मैं कितना मर्जी रो लूं, जब तक उसका ब्रेन इस बात को नहीं सीखता तब तक तो ये चलेगा। पर ये ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा कि लंबे समय तक चलता रहा कि 2 साल हो गए बच्चा ऐसा ही कर रहा है।
तो ऐसा नहीं, 5-7 दिन तक वो ऐसा करेगा, फिर उसका धीरे धीरे ही विल लर्न कि माई डिमांड्स आर नॉट बीइंग मेट, चाहे मैं कितना ही रहूं अब। ठीक है, तो उस समय पर उसको और तरह के डिस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा रो रहा है तो उसको कोई कोई और खाने की चीज आप दें, छोटा बच्चा है वो, देखिए एज अप्रोप्रिएट रहेगा। ये सब चीजें मैं कह रहा हूँ, ये सब उम्र के जी बच्चों पर लागू नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो एज अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। और अगर मान लिया कोई आप इस तरह के प्रोफेशनल मदद लेना चाहते हैं तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे, तो फिर आप उनकी हेल्प लें कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इस बच्चे के साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, या कि जी किस तरह का बिहेवियर एज ए पेरेंट शो कर सकते हैं। इसके लिए खास तौर पे पेरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, कि एडीएचडी जिन बच्चों को डायग्नोज हो चुका है उनकी पेरेंटिंग किस तरह से हो, इसके लिए काफी काम किया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसके लिए पेरेंटिंग मॉड्यूल्स डेवलप किए गए हैं, तो उन पेरेंटिंग मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। जी कनीता जी। जी। तो डॉक्टर साहब, इन जैसे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को यूज करके बच्चे वर्चुअल दुनिया में बहुत ज्यादा जाते जा रहे हैं, तो हम ऐसा हम्म, क्या कर सकते हैं कि वो जो उनका स्क्रीन टाइम है वो कम हो और प्रोडक्टिव इंटरटेनमेंट है जो उनका वो ज्यादा हो। देखिए अगर स्क्रीन टाइम, पहली बात तो इसमें ये है कि स्क्रीन टाइम को आप एक लिमिट से ज्यादा ना होने दें। ठीक है, और उसके लिए लिमिट सेटिंग करें। ठीक है, बच्चे के लिए पर्टिकुलर टाइम रखें कि भाई ये समय आपको मिलेगा, इसमें ही आपने स्क्रीन को देखना है, या स्क्रीन या जो भी मोबाइल तुम चलाना चाहते हो। दूसरा, ऑलवेज एसोसिएट दैट टाइम विद सम डिजायरेबल बिहेवियर। जैसे बच्चे को कहें कि भाई तुम अगर 2 घंटे पढ़ोगे तो तुम्हें आधे घंटे के लिए हम मोबाइल दे देंगे। ठीक है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मोबाइल भी नहीं मिलेगा फिर उसमें। ये जो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे देखिए बच्चों के लिए रूल बना सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। और दूसरा, उनको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें स्क्रीन का। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज जो हम पहले करते थे, है ना, स्विमिंग है, मान लिया किसी के पास, पर हर लोगों के पास तो स्विमिंग अवेलेबल नहीं है ना, तो आप वॉक पे जा सकते हैं, बच्चों के साथ पार्क में खेल सकते हैं, जिसके पास जैसे साधन है वैसा वो कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, कोई कहीं भी ना गाँव में ही रह रहा हो तो खेत में ही बच्चे को घुमा लाएं, पेड़ों पे चढ़ने का उसको मौका दें। ठीक है ना, तो कुछ इतना वो नहीं हो जाएगा, मिट्टी में खेलता है बच्चा, खेलने दें, इतना कोई दिक्कत नहीं उससे आएगी बहुत ज्यादा कि बच्चा बीमार ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाइजीन का ख्याल रखें। पर देखिए अब कोरोना का जो समय चल रहा है इसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना तो बेहद जरूरी है। ठीक है, वो तो आप जरूर रखें, जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप बच्चे को ले जा सकते हैं, थोड़ी बहुत तो छूट दे दी गई है। ठीक है ना, तो उस अनुसार आप जरूर उसमें वो करें, बच्चे की डेली रूटीन को स्ट्रक्चर्ड करें, प्लान करें, पर उसमें रिजिड ना हो। ठीक है ना, कि 9 से 10 हमने खाना लिख दिया तो खाना ही होगा, 9 से 10 का मतलब 1 मिनट भी ऊपर नहीं 1 मिनट नीचे नहीं, ऐसा ना करें। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहें पर एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करें। ठीक है, दूसरा, बच्चों की स्लीप को बहुत मैं हमेशा ही इस पे पॉइंट आउट करता हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन भी एक्चुअली स्लीप में है, तो स्लीप को बहुत जरूर ख्याल रखें आप। ठीक है, स्लीप शेड्यूल को कभी बच्चों के गड़बड़ ना होने दिए, वरना उससे तो हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेस्ड मूड, ये सब चीजें बच्चों के अंदर आनी शुरू हो जाती है अगर बच्चों की नींद सही ना हो। ठीक है, वो आप जी जरूर ख्याल रखें। एक फिजिकल एक्टिविटी का मौका, मैं बार बार इस पे स्ट्रेस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी तो बच्चों के लिए मस्ट है। ठीक है ना, उसके लिए जी तो डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कहा हुआ कि उसके लिए टाइम भी बताया हुआ है कि इतने टाइम की फिजिकल एक्टिविटी नेसेसरी है, 45 मिनट, ये इतने कदम, वो एज ग्रुप्स में अलग अलग बताई हुई हैं फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप के लिए गाइडलाइंस है, वो जरूर फॉलो करें। ठीक है ना, और स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दिया, हेल्दी डाइट बच्चों के हमेशा रखें। ठीक है ना, और दूसरा, उनके उनके जो पीयर्स होते हैं बच्चों के, देखिए फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वो हमसे उतना ज्यादा नहीं अच्छा खेल सकते, ना हम खेल पाएंगे, आप चाहे कितने वो करें, मतलब कितने प्रयास कर लें आप। तो जो पीयर्स होते हैं ना बच्चों के, उनके साथ उसको इन्वॉल्व होने का जरूर मौका दें, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन भी बढ़ती है। ठीक है, वो रिलेशनशिप के बारे में भी सीखता है कि मेरे कौन दोस्त हैं, उसको सब चीजें समझ में आने लगती हैं, वो समाज में रहना सीखता है। ठीक है, केवल पेरेंट्स पेरेंट्स अगर हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे बच्चों को लेकर के, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं कि हाई मिट्टी में खराब हो जाएगा, ये पेड़ पे चढ़ गया गिर के टांग तुड़ा लेगा, ये सब चीजें, देखिए डर तो जी स्वाभाविक है, विजिलेंट
रहे हैं बच्चों के बिहेवियर की तरफ कि वो बहुत खतरनाक ना हो, पर उनको उस विजिलेंस के अंदर पूरा अपना जैसे भी वो चाहते हैं वैसा करने का मौका दें। ठीक है, तो उससे बच्चों का ब्रेन खुलता है, बहुत दिमाग खुलता है। हमेशा पढ़ाई का प्रेशर ना बना करके रखें, एक ओवर एक्सपेक्टेशन ना बच्चों से रखें कि वही आपने आपके पूरे दुख दर्द दूर कर देंगे बुढ़ापे के समय, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अपनी आकांक्षाएं आशाएं ना उन पे ला दे थोपे। ठीक है, वे एक अलग इंडिविजुअल है, उनको वैसे ही ट्रीट करना जरूरी है। ठीक है, आपका बस एक रोल है एज ए पेरेंट, वो आप पूरे हैं और आप खुश हैं, सबसे बड़ी बात है। पेरेंटिंग के दौरान बच्चे बहुत सी चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं करते हैं और ना ही करेंगे, ये चाहे मैं हूं चाहे मेरे बच्चे हों चाहे किसी के भी हों इसमें, तो ठीक है ना। तो जी एक डॉक्टर। लिमिट से ज्यादा अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, तो पेरेंटिंग हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है ना। जी यूजुअली 3 टाइप की पेरेंटिंग बताते हैं मतलब साइकोलॉजी में। एक तो होती है हमारी कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, एक होती है परमिसिव यानी अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव अथॉरिटेरियन, और एक होती है नेग्लेक्टफुल या बिल्कुल परमिसिव। अथॉरिटेटिव में होता है कि बच्चे कुछ भी चीज मांग लें, पेरेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्डली मना करेंगे, नहीं तुम अपनी, मैंने कि बच्चे ऐसे होते हैं जैसे गुलाम है। ठीक है, हर बात के लिए डांट पड़नी, हर चीज पे डांट डपट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये करना, मतलब हर चीज के लिए। तो जो पेरेंट्स हैं वे अथॉरिटेटिव रोल प्ले करते हैं। एक अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चे की मान लिया आपने, थोड़ी सी अपनी कह ली। ठीक है, हर बात के लिए मना नहीं किया, लेकिन जो जरूरी है उसको परमिट भी कर दिया। ठीक है, बच्चे ने कहा मैं पार्क में जाके खेलना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है तो जाओ, ठीक है दैट्स फाइन। ठीक है ना, पर आप बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दें, नहीं अभी तो पढ़ाई का टाइम है, नहीं अभी तो पढ़ाई का टाइम है, तो एक जगह इसको उस तरह से आप बिहेव करें तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक होती है परमिसिव, बच्चे ने जो कह दिया सब मान लिया, बच्चे ने कहा मुझे जी तो वीडियो गेम देखनी है 2 घंटे, ठीक है बेटा देख लो। फिर जी उसने कुछ और चीज की डिमांड की, वो डिमांड्स बच्चा करता जा रहा है और आप फुलफिल करते जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो सबसे अच्छा जो पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए है वो अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ पेरेंटिंग देखा गया है, ऐसी रिसर्च स्टडीज में भी देखा गया है। ठीक है, यानी कि जहां पर बच्चों की भी थोड़ी सेव हो और थोड़ी आप भी उनको कुछ कह सकें। ठीक है, एक बीच का रास्ता, मध्य मार्ग, वो ठीक, वो ज्यादा अच्छा है। जी कनिका जी। जी डॉक्टर साहब, एक जैसे बच्चों में है वो सुबह से लेकर रात तक मोबाइल्स में ही लगे हम्म रहते हैं हम्म और मोबाइल भी अपने से दूर नहीं हम्म। रखते हैं, तो हेलो। पर वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए इसका सबसे पहला, वैसे तो वही सारी चीजें रिपीट जो मैंने कर दी हैं वो तो आपको पता ही है। जी एक चीज दोबारा हाईलाइट करता हूँ, वो होती है मॉडलिंग। ठीक है, यानी कि जब बच्चे के पेरेंट्स भी मोबाइल का एक्सेसिव यूज करते हैं, ठीक है, तो बच्चा भी जी करेगा। और बच्चों की क्या, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ कनिका जी, या ये जो व्यूवर सिस्टम है हमसे जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को जी देखिए 24 घंटे में, मुझे सिर्फ वो टाइम बताइए, कुछ व्यूवर्स को छोड़ करके ज्यादातर का, 3 फीट से ज्यादा मोबाइल आपकी पेरिफेरी से क्या कभी दूर रहता है 24 घंटे में? 3 फीट ले लीजिए आप, या मैक्सिमम, ठीक है 3-4 फीट में ही रहता है 24 घंटे, हमारी मोबाइल हमारी विसिनिटी में रहता है। ठीक है, अब जी वो चलिए एक अलग विषय है कि हमारी डिमांड बन गई है। ठीक है, वो हम्म, सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ, पर लेकिन आप नोटिस करना अपने आपको, 24 घंटे में 3 फीट से ज्यादा दूरी मोबाइल की आपसे कितने समय तक रही? आप ये बात नोटिस करेंगे, ऐसा शायद मतलब 1-2 घंटे होता होगा, और वो भी टॉयलेट के समय। और अब तो ये भी रिवाज हो गया कि टॉयलेट भी में जाना, कमोड पर बैठना भी एक बोरिंग एक्टिविटी बन गई है, लोग वहां पर भी मोबाइल लेकर के बैठते हैं ताकि उसमें वे उस समय भी वीडियो गेम्स देख सकें, वीडियोस देख सकें। उनको हर चीज बोरिंग बन गई है, सिर्फ मोबाइल, मोबाइल चाहिए हर समय। और हर मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है इसके जंजाल से निकल पाना आज के समय में, सब कुछ एक जी तरह से बदल कर रख दिया है। तो ये सब हो रहा है।